ఆలోచన విధానంతో మన మహాపురుషుల ఆలోచన విధానంతో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పులే సాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంతో రైల్వే సెంట్రల్ రైల్వేలో విపరీతంగా పనిచేసే మన కార్యకర్త ప్లస్ మన ఈ రాష్ట్రీయ మూల్యవాసి బహుజన్ కర్మచారి సంఘ్ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ కేయు బోరిచా సార్ ఉన్నారు. కేయు బోరిచా సార్ని సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి కోరుతున్నాను. కేయు బోరిచా సార్. कुमार ने बताया, मेरा नाम बूरिचा, मैं राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ इसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज हम आप सभी को यहाँ पर जानकारी देना चाहते थे, इसलिए आप सभी को आमंत्रित किया गया इस मंच पर। यहाँ पर हैदराबाद में हम अपने संगठन की विजिट के तौर पर आए हुए हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय गौर जी ने आपको इस संगठन की थोड़ी बहुत जानकारी संक्षिप्त में दी। मैं आप लोगों को इस संगठन के बारे में अपनी ओर से थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के बाद शायद पहला ट्रेड यूनियन हो सकता है, ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है। पूरे भारत में इसको काम करने का इसका कार्य क्षेत्र रखा गया है। ये 30 मई 2013 को मुंबई में रजिस्टर किया गया है। इसकी कमेटी में हमारे वामदेव के अध्यक्ष माननीय वामन मेघराम जी जो है वो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय SR गजभिये जी हैं, जो बैंक से हैं, बैंकिंग क्षेत्र से हैं। इसी प्रकार जेसी सिंघल, ये हमारे ONGC डिपार्टमेंट जो गुजरात में है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसमें कार्यरत है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। शुभंकर सरकार जो कलकत्ता से है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वो इस संगठन के वाइस चेयरमैन है। मैं किशोर बूरिचा रेलवे से संबंधित हूँ, पश्चिम रेलवे में सर्किट में कार्यरत हूँ। मैं इस संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। माननीय मावजी भाई राठौर जो मुंबई वामदेव के सेक्रेटरी भी हैं, वो महानगर पालिका में मुंबई में कार्यरत है, वो इस संगठन के सहायक सचिव है। इसी प्रकार नामदेव कुरने, NB कुरने, ये हमारे संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, नेशनल ट्रेजरर। वो पोर्ट विंग से हैं, JNPT पोर्ट फ्रंट में कार्यरत है। पारसनाथ यादव, ये चीफ असिस्टेंट है PWD डिपार्टमेंट जौनपुर में, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। मिस्टर AT बाला जो रिटायर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कमिश्नर है, रिटायर हुए हैं, हाल ही में वो एडवोकेट है, एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो इस संगठन में नेशनल ऑडिटर है। एडवोकेट जोहर सिंह कश्यप, ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ये भी संगठन के लीगल एडवाइजर है। अभी आएंगे आपके सामने मिस्टर पी चेन्नैया जो आंध्र प्रदेश से हैं, वो इस संगठन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत है। VV यादव, ये परभणी से है, जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से संबंधित है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। BF कामले, रिटायर्ड डेप्यूटी मैनेजर है, LUC और रसायनी में थे, वो इस संगठन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। डॉक्टर बलकार चंद जो मेडिकल ऑफिसर
ये RDSO लखनऊ में रिसर्च ऑफिसर हैं, जो रेलवे की एक विंग है, और PN सोलंकी जो लेबर इंस्पेक्टर है मध्य प्रदेश में इंदौर में कार्यरत है। ये हमारी कमेटी 2013 में 30 मई 2013 में मुंबई में रजिस्टर्ड हुई है। आप लोगों को इसलिए ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष में संगठन का प्रचार प्रसार करने का हमारा मकसद है। और अब हम आते हैं ट्रेड यूनियन बनाने के विषय के ऊपर कि वामसेप को ट्रेड यूनियन के फील्ड में उतरना क्यों पड़ा। जैसा कि हमारे पूर्व साथी सभी ने बताया कि ये ट्रेड यूनियन वामसेप की एक ऑफिशियल विंग है। वामसेप के कार्यकर्ता जब भी हम फील्ड में जाते थे तो ये सवाल आता था लोगों का कि वामसेप ट्रेड यूनियन मतलब हमारे जो कर्मचारी वर्ग है इसके लिए क्या कर रहा है, हम लोगों की कर्मचारी की जो समस्याएं हैं उसके लिए वामसेप क्या कर रहा है। तो ये सालों से इस तरह का सवाल आता था। उस सवाल का समाधान ये संगठन है ट्रेड यूनियन के माध्यम से हमने आप लोगों के उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। क्योंकि आज तक भारत में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक विंग है। पूरे भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी, और 1647 प्रांतीय पार्टियां हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतने सारे ट्रेड यूनियन, ये तो हम बहुत ही संक्षिप्त में बता रहे हैं आप लोगों को, काफी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें। भारतीय मजदूर सभा, हिंद मजदूर संघ, इंटर, हाइटर, सीटू और प्रांतीय पार्टियों के अपने अपने कई ट्रेड यूनियन है। तो साथियों ये ट्रेड यूनियन जितने भी है वो है तो सही, लेकिन अपने पॉलिटिकल आकाओं के कंट्रोल में काम करते हैं। और आज तक ये 1990 से जो प्राइवेटाइजेशन का जो मसला लागू हुआ है LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बाजारीकरण की नीति कहते हैं, उसके तहत भारत की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जितने भी हमारे नवरत्नों के जैसे तमाम जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेचने का कार्यक्रम शुरू किया गया प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से। एक भी ट्रेड यूनियन जो आप हमें बता दें किसी भी ट्रेड यूनियन ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया हो, ऐसा एक भी ट्रेड यूनियन भारत में नहीं है जिसने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कोई आवाज उठाई हो, कोई आंदोलन किया हो या कर्मचारियों के हितों के लिए कोई धरना प्रदर्शन किया हो। बल्कि वो तो ये उन्होंने अपनी भूमिका ये रखी है कि भले प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। मसला रिजर्वेशन का नहीं है, मसला रिजर्वेशन का नहीं है, आरक्षण का नहीं है। मसला है देश की उन्नति का, देश के नागरिकों के हकों का, अधिकार का, उनके हितों का। तो संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हम अपनी जो हम लोगों ने रिसर्च किया उसके तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि ये संगठन का गठन क्यों किया गया। उससे पहले हम आज के जो संगठन है उसके बारे में मुझे बता आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज जैसे कि ट्रेड यूनियन के बारे में हमने बताया कि ट्रेड यूनियन उनके पॉलिटिकल आकाओं के प्रेशर में, उनके दबाव में काम करता है। तो उन्होंने कभी भी कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई कभी की नहीं है और ना ही उनसे करने की उम्मीद है। रही बात हमारे विभिन्न एसोसिएशनों की, जो कई OBC एसोसिएशन के नाम से प्रचारित है, कहीं पर ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से कार्यरत है, या कहीं कोई छोटे मोटे एसोसिएशन जो अपने अपने डिपार्टमेंट और कैटेगरी लेवल पे काम करते हैं। लेकिन वो सारे जो एसोसिएशन है वो एक दायरे में सीमित है, यानी एसोसिएशन जितने भी है वो सारे सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या चैरिटी जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनके अपने दायरे होते हैं। सिर्फ आपकी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं लेके मैनेजमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं आपकी छुट्टियों के लिए, आपके प्रमोशन के लिए या आपके कोई सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा उस एसोसिएशन की कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बड़ा काम उन्होंने किया था लगता नहीं। मैं चूँकि खुद भी रेलवे में एक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, करीबन 12-15 साल में डिविजनल सेक्रेटरी रह चुका हूँ रेलवे में गवर्नमेंट डिवीजन का, और उसके बाद में जोनल सेक्रेटरी के पद पर भी चुन के आया था। लेकिन चूँकि मैं वामसेप में भी हूँ 93 से कार्यरत हूँ संगठन में, तो
तो हमारी आइडियोलॉजी हमें ज़्यादा देर तक इसमें रहने के लिए अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने फिर जिसका मतलब से चर्चा की थी और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की तरफ से सवाल उठ रहा था कि हमारे लिए क्या, तो ये हम आपके लिए और हमारे लिए ये हमने ट्रेड यूनियन का स्थापन किया है। तो एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है, हमारे छोटे मोटे समस्याओं के अलावा हमारी कोई समाधान की उम्मीद नहीं है हम लोगों को। समस्या जो निर्माण करने वाले हैं वही समस्या का हल निकाले, इसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है। जो हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं हम उन्हीं से समस्या का समाधान ढूंढे तो मुमकिन नहीं। तो साथियों, थोड़ी सी इतिहास में आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मेरे जानकारी में 1956 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में ये तय किया गया था कि मूलभूत जरूरतों की जो हमारी महकमे हैं, जैसे कि बिजली, पानी, कोयला, तेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, पोस्ट, टेलीग्राम, इस तरह के जो आमतौर पर जो सरकारी महकमों के तौर पर होने चाहिए, वो उस नीति के अंतर्गत ये पारित किया गया था कि ये सारे डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होने चाहिए। परंतु जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई सालों से कम्युनिस्टों का काफी बोलबाला रहा है, कम्युनिस्टों का काफी जोर रहा है भारत में, तो ये होने में काफी मुश्किलें आई, दिक्कतें आई। उसके बाद और एक वाकया हुआ था 1962 में कि भारत चाइना का जो इंडो चाइना युद्ध हुआ था, उस युद्ध में शेल नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो ऑयल सप्लाई करती थी हमारी देश को। उस पर कुछ हड़ताल हुई और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से भारत को काफी झेलना पड़ा। उस युद्ध में भारत चीन से हार गया था और नतीजा ये हुआ कि करीबन 60 स्क्वायर मीटर जमीन जो भारत की भारतीय जमीन है वो चाइना ने कब्जे में कर ली, जो आज तक हम छुड़वा नहीं पाए, क्योंकि वहां पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था उस ऑयल कंपनी के ऊपर। इसी प्रकार से 67 तक भारत की जितनी भी बैंकें थी वो नेशनलाइज नहीं थी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का उस पर काफी कंट्रोल था। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर 62 के बाद ध्यान में आया कि ये वाकई में नेशनलाइजेशन की काफी जरूरत है, और उसके बाद 67 के बाद नेशनलाइजेशन का मुद्दा अमल में आया और भारतीय सारी बैंकें जो है नेशनलाइज हुई। बहुत सारे जो महकमे हैं जैसे मैंने बताया वो सारे नेशनलाइज हुए और नेशनलाइजेशन की वजह से काफी आमदनी होनी शुरू हुई। भारत में बजट के तौर पर देखा जाए तो 1966-67 में 65 करोड़ का सिर्फ डेफिसिट था। उसके बाद 70-71 में वो बढ़ के शायद 270 करोड़ हो गया था। 80-81 में 2576 करोड़ का डेफिसिट हो गया था। 87-88 में 8285 करोड़ और 1990 तक ये डेफिसिट 18,562 करोड़ था। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एलपीजी जो स्कीम लागू की है माननीय मनमोहन सिंह ने, ये स्कीम अगर बढ़ती होती, ये स्कीम हमारे फायदे के लिए होती, हमारे जनता के अधिकार और हितों के लिए अच्छी होती, तो नेचुरली ये सारा डेफिसिट कम होता और हमारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं असल में। इसके आंकड़े आप देख सकते हैं 2012-13 में तो 11-12 में वो डेफिसिट बढ़ के सीधा 1,46,175 करोड़ पे आ गया, मतलब 18,000 के ऊपर सीधा कितना 10 गुना से ज्यादा हो गया। उसके बाद 12-13 का डेफिसिट था 5,13,590 करोड़ और आज की तारीख में अभी आपने हाल ही में देखा होगा बजट वही 6 लाख करोड़ के आसपास है। हमको फिर वर्ल्ड बैंक IMF से कर्जा लेना पड़ता है और इसकी एक छोटी सी जानकारी आपको ये देना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF जो है वो एक पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वो एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो रोस्टर फैमिली के नाम से जाना जाता है। उस फैमिली से फाइनेंस आता है। हम लोगों की सोच काफी मतलब भारत में हम रहते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह आपका ही एक हिस्सा हूँ। हमने भी रिसर्च किया तब हमारा दिमाग के पत्थर चढ़ गए क्योंकि हमसे भी ये हजम करने में अभी भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। भारत के जितने भी आज तक के वर्ल्ड वॉर हुए हैं उन सबको फाइनेंस करने की कैपेसिटी रखता है इस आउटसाइड करने।
नेपोलियन से लेके आज तक के वर्ल्ड वॉर के जितने भी फाइनेंस है वो उन्होंने किया। अमेरिका को फाइनेंस करने वाला फैमिली है वो। ब्रिटेन की रानी को कर्जा देने वाला आदमी है जो फैमिली है। हम लोगों को ऐसी कई चीजें जो हमारे भारत में कई सरकारें आई और कई उन्होंने कभी हम लोगों को सही जानकारी दी नहीं है और हम लोगों को पूरा करके हमारे आर्थिक उत्थान को रोक लगाने का काम करने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये आप पिछले 50 सालों का इतिहास निकाल के देख लें। एक और हकीकत है, कल्पना करके तो मेरे ख्याल से कई लोग मालूम हो नहीं हो, लेकिन आज की तारीख में हम लोग जो ये स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, आज हम स्वतंत्र है कह रहे हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक एग्रीमेंट था ट्रांसफर ऑफ पावर का। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमारे साथ कैसे भयंकर होते हुए। ट्रांसफर ऑफ पावर में एग्रीमेंट के तहत आज की तारीख में अगर आप पता करेंगे तो ब्रिटेन की जो रानी है या ब्रिटेन का रॉयल फैमिली है उसके भारत में आने के लिए कोई वीजा या पासपोर्ट नहीं लगता है। जबकि हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी अगर फॉरेन जाता है तो इसको पासपोर्ट वीजा लगता है, बिना उसकी अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भारत में इसका मतलब आज की तारीख में ब्रिटेन की रानी, आज की तारीख में यहाँ की रानी। दूसरा मसला ये है कि ब्रिटेन का एक हमारे यहाँ भारत के सारे स्टेशन पे एक व्हीलर नाम का स्टॉल है। आप सभी जानते हैं व्हीलर नाम का एक स्टॉल हर स्टेशन पे आपको मिलेगा, स्टॉल है। ये व्हीलर के बारे में हमने पता किया, रिसर्च किया तो पता चला कि ये व्हीलर नाम का एक एज व्हीलर मेजर था जो ब्रिटिश आर्मी में था, जिसने कलकत्ता के हमारे 24,000 किसानों का कत्लेआम किया था। उस आदमी के, उस मेजर के उस काम के एवज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाला है कि भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन से उसमें व्हीलर का स्टॉल रहेगा और उस स्टॉल का रॉयल्टी आज की तारीख में वो ब्रिटेन के व्हीलर फैमिली को जाता है। मतलब देश का बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा आज की तारीख में विदेशी तिजोरियों में, विदेशियों की जेब में जाता है। तो हमारे आपके हक अधिकार की और उत्थान की स्कीम के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बताई हमने। इसके बाद ये 7 के बाद राष्ट्रीयकरण लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जब तक थे उन्होंने कोशिश की कि हमारे लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो हमको करोड़ों मताधिकार मिला है, आप लोग आरक्षण के नाम से जिसको जानते हैं, हम आरक्षण नहीं कहते, हम उसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हमारे समाज का हर विभाग में हमारा एक प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, आरक्षण नहीं कहते। वो एक कंसेप्ट उन्होंने लाए थे जो आर्टिकल 341, 342 एंड 340 ये तीनों आर्टिकल के तहत हम लोगों को SC, ST और OBC के लिए लागू किया था। बदकिस्मती थी कि OBC के लिए जो आरक्षण लागू करने का मसला था वो काफी देर तक चला। बाबा साहब थे इसलिए उन्होंने 340, 41 को लागू करवा दिया था, लेकिन OBC वर्ग के लिए ये काफी दर्दनाक हादसा हुआ कि वो काका साहब पहले कमीशन लागू नहीं हुआ, उसके बाद फिर एक्सटेंड होते होते वो चीज मंडल कमीशन तक आई और मंडल कमीशन आने के बाद उनकी जनसंख्या 52% 52 या 52.5% होने के बावजूद आज की तारीख में सिर्फ उनको 27% आरक्षण मिल रहा है और वो भी सिर्फ भर्ती रिक्रूटमेंट प्रमोशन में नहीं। तो इस तरह काफी सारी भयानक हकीकतें हैं जो हम आपको बताएं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है, सारे ट्रेड यूनियन को मालूम है, उसके बावजूद शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या ट्रेड यूनियन आप लोगों को इस बारे में जानकारी देता है। 1991 में LPG लागू किया जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। वो भी एक हकीकत लोगों को पता नहीं, सिक्के के दो पहलू है हमारे देश में। हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग अलग दुश्मन है, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये मनमोहन सिंह, जो माननीय मनमोहन सिंह हमारे RSS में थे, ये हम लोग बोलकर बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। आज के जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है वो भी RSS के कैडर है और जवाहरलाल नेहरू भी RSS में रह चुके हैं। तो ये कहने की बातें हम लोगों को गुमराह करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए काफी है कि अब आज की जनता और आज के जो नागरिक है वो काफी जानकार हो गए, तो आप लोगों को ज्यादा मसला ये है कि हमारे अधिकार का मामला है। ट्रेड यूनियन बनाने के ये इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारा एक बाबा साहब ने कोशिश की थी कि आर्टिकल 39C और 39B इसको फंडामेंटल राइट को शामिल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी।
ये आर्टिकल 39 बी और सी क्या था? बहुत सारे लोग हमारे जानकार लोग संविधान के जानकार उनको पता होगा, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा मैं कि आर्टिकल 39 बी ये कहता है कि देश में कमाया हुआ रुपया देश के नागरिकों के हितों, अधिकार और उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये 39 बी कहता है। और 39 सी ये कहता है कि देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में जमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूंजीपतियों के हाथ में चली नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो ये पब्लिक सेक्टर रिलेटेड जो राष्ट्रीयकरण की नीति लागू की गई थी, इसके लिए की गई थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये आर्टिकल 39 बी और सी फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाए, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसको शामिल करने दिया गया नहीं। लेकिन 39 बी और सी ये कहता है कि आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन गैर कानूनी है, उसके बावजूद धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 39 बी और सी का उल्लंघन किया जा रहा है। तो साथियों, ये तो रही संवैधानिक प्रोविजंस की बातें। अब हमारे ट्रेड यूनियन के बारे में बता दें आपको कि ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे देश में हमारे ट्रेड यूनियन की जरूरत की एक वजह ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन लागू होने के बाद हमारी जो कंपनियां प्रॉफिट करने वाली कंपनियां हैं उसको धीरे से डाइवर्सिफाई किया गया, उसको कॉर्पोरेशन में डाइवर्ट किया गया और घाटे में दिखाने का कोशिश किया गया। घाटे में दिखाते हुए उसको बेचते गए। उसके दो उदाहरण आपको देते हैं। हमारे भारत की दो बड़ी 5 स्टार होटल थी, 7 स्टार होटल कहते हैं, सेंट्रल होटल जो बॉम्बे में थी। एक सेंट्रल होटल जिसकी वैल्यू थी 652 करोड़। अब कंपनी बेचने का कोई औचित्य तो था नहीं, फिर भी उन्होंने इस कंपनी को बेचने का प्लान किया। अब हम मालिक होते तो बेचने का कोई एक क्राइटेरिया होता है ना, कोई भी हम अपना मकान बेचते हैं तो लाख 2 लाख प्रॉफिट मुनाफा कमाने की सोच के बेचते हैं। ये सेंट्रल होटल 652 करोड़ की सिर्फ 114 करोड़ में बेची गई, 15 कंसल्टेंसी। इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता सरकार का? और उसकी वजह से ये नतीजा हुआ कि प्राइवेट कंपनी 15 कंसल्टेंसी आने के बाद उसमें से हमारे 650 लोग जो मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के भाई थे, बेरोजगार लोग थे, छटकी हो गई। अब ये कंपनी बेचने के बाद उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो हमारे बादशाह ठाकरे इंदिरा थे, नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जताई तो बिहारी साहब ने वहां से फ्लाइट से अरुण चौबे को भेजा गया कि भाई देखो पता करो क्या सकता है। वो आए फ्लाइट से यहाँ पर, उसको बाला साहब को मिले, बोले ठीक है आप दूसरी होटल है हमारे पास, तो आप अपने आदमी के लिए दूल्हे को किसको देना है। दूसरी सेंट्रल होटल 652 करोड़ की, अजीत केवकर नाम की बाला साहब के बहुत चले गए आदमी को 112 करोड़ में मिल गई। इसके बाद और एक लिस्ट है जो थोड़ा बहुत पूरी लिस्ट हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी एक वेबसाइट है, आप नेट में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर पूरी डिटेल है भारत के प्राइवेटाइजेशन की, भारत में हमारी आर्थिक स्थिति कैसे गुलाम बनाने की, जो बनाने का प्लान है वो सारा प्लान उस नेट में है, अवेलेबल है। उसमें पूरी भारत की जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जो यूनिट्स है, उनको कैसे बेचा जाए, ब्रांड नेम से बेचे या शेयर से बेचे, कैसे स्ट्रैटेजिक प्लान रखा हुआ है। उस स्ट्रैटेजी में 3 बिजनेसमैन लोग उनको सब एडवाइस करते हैं सरकार को। पहला नाम नसली वाडिया, दूसरा जीपी गोयनका और तीसरा राजीव रामचंद्रन। अब ये राजीव रामचंद्रन कौन है, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे कि राजीव रामचंद्रन ये आदमी है जो बीपीएल कंपनी नाम की कंपनी का मालिक हुआ। उसने 1200 करोड़ रुपए का लोन लिया था बैंक से, और बाद में उसने धीरे से वो 1200 करोड़ अपने दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया और बोल दिया कि बीपीएल हमारी गड्ढे में गई, मतलब घाटे में गई और हाथ पर कर दी। और वो 1200 करोड़ जो सरकार दिए थे उससे लूट नाम की कंपनी दूसरी शुरू कर दी। ऐसे लोग हमारी सरकार को एडवाइस करते हैं जीपी गोयनका, नसली वाडिया और राजीव रामचंद्रन की सरकारी महकमे कैसे बेचे जाए।
और इनकी एडवाइस पे सरकार बेचने का कार्यक्रम करती है। कोई भी बिल संसद में पारित हुआ आपने कभी देखा है? कोई कंपनी बेची गई है और उसका संसद में बिल पारित किया गया हो? अगर पारित भी होता है तो धीरे से अंडर द टेबल जिस तरह होता है उस तरह बीजेपी कांग्रेस और सारी जो पार्टियां हैं जिनके सारे हेड पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी हेड है वो सारे आप जानते हैं कि मनुवादी लोग हैं, वो कहीं पता नहीं चलने देते हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। इसकी कुछ आंकड़े आपको बता दें। 39 पब्लिक सेक्टर जो 92 से 97 तक बीजेपी के काल में 1,78,391 करोड़ की कंपनियां थी, ये सिर्फ 94,643 करोड़ में बेची गई। पैराटिक फॉस्फेट जो आपके उड़ीसा में है, ये कंपनी जुआरी मसूल नाम के कंपनी को बेचा गया, जिसकी उनकी एसेट वैल्यू 670.69 करोड़ थी, तो सिर्फ 151.9 करोड़ थी, जिसकी बैंक बैलेंस कम से कम 330 करोड़ थी और पोस्ट बिल क्लेम जो थे 151 करोड़। मतलब फ्री में बेचने जैसा कार्यक्रम है। हिंदुस्तान जिंक ये स्टरलाइट ग्रुप को बेचा गया, जिसकी कंपनी की वैल्यू थी 10,000 करोड़, सिर्फ 445 करोड़ में बेची। मॉडर्न फूड ये तो सभी लोगों को आप लोगों को पता होगा, हमारे कई वरिष्ठ साथी हैं आप मौजूद है जो जानते हैं 1950 से 55 से लेकर आज तक जितने भी फ्लड्स वगैरह आए हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज आई है, उसमें हमेशा मॉडर्न ट्रेड के पैकेट तुरंत पहुंच जाते थे हमारे लोग हैं उनके लिए एक्चुअली। उस कंपनी को हिंदुस्तान में बेचा गया, वो कंपनी 550 करोड़ की थी जो मुझे 105 करोड़ में बेची। BSNL ये पूरे भारत में सबसे बड़ी कंपनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसको टाटा को बेचा गया हाल ही में 2,590 करोड़ की कंपनी सिर्फ 1,439 करोड़ में बेची, जिसकी एसेट वैल्यू 1,200 करोड़ है। पार्को ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी भी इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। इसको वेदांता ग्रुप का एक NRI है फॉरेन का अनिल अग्रवाल, इसको बेचा गया 3300 करोड़ की कंपनी सिर्फ 510 करोड़ में बेची, जबकि उसकी एसेट वैल्यू से 6,500। इंडियन पेट्रोकेमिकल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेची गई 10,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 1491 करोड़। मारुति सुजुकी को दी गई, मतलब ये आप सभी जानते हैं। हम लोगों का ये सब मसला है, जिस अगर रिसर्च करें तो जब पार्टीशन हुआ और ये जब हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब भारत और पाकिस्तान का, उसमें सिंधी लोग भी साथ में आए थे, बंगाली हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, नमोचुराय कम्युनिटी के लोग थे, साथ में लोग भी आए थे। आज सिंधी लोग कहाँ पर है और हमारे जो मूल निवासी लोग कहाँ पर है? सरकार खुद हिंदियों को सिंधी कॉलोनी बड़ी प्राइम लोकेशन पे उनको एस्टैब्लिश किया गया, उनके लिए बिजनेस मुहैया कराया गया। जैसे ये हीरो साइकिल हुआ करती थी हमारे इंडिया में, वो साइकिल की कंपनी के औकात के लिए हीरो होंडा कंपनी से कोलैबोरेशन करवाया गया और हीरो होंडा बना दिया गया। मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेट करा के मारुति सुजुकी बनाया गया। इस तरह से अपने लोगों को एस्टैब्लिश करवाने का कार्यक्रम किया और हमारे लोगों को बेघर करने का कार्यक्रम किया। हमारे जो बंगाल से आए वो लोग, जो पाकिस्तान से आए वो लोग हैं, बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश के हैं, जो कि ओरिजिनली वो इंडिया के थे। तो जंगलों में बंगाल के जंगलों में बताया गया, उन्होंने घास खा के जीवन बिताया। आज उनके नमोचुराय लोगों के जो लीडर्स हैं उनके पास में तो आप लोगों को पार्टीशन के बाद जो बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ उसमें जिन लोगों ने बाबा साहब को चुन के लाए थे उन लोगों को सजा के तौर में जितने भी क्लॉज ये था कि 75% से ज्यादा जहाँ पर मेजोरिटी हिंदू की हो, मतलब इंडियन हो, तो वो इंडिया में आएगा और 75% से ज्यादा जो पॉपुलेशन मुस्लिम हो तो उस देश में जाएगा। खुलना, जसोर, फरीदपुर, बोरीसाल ये चारों जिले जो मेजोरिटी इंडिया के मुसलमानों के लोग थे उनको वहाँ पर किया गया। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे साथ इस देश में पार्शलिटी की जाती है, हम लोगों को आगे निकलने नहीं दिया जाता है, हमारा आर्थिक को पतन किया जाता है, हम लोगों को हमारी समस्याओं में व्यस्त रखे जाने का षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। और किसी भी ट्रेड यूनियन ने, किसी भी एसोसिएशन ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए या हमारे उत्थान के लिए कभी भी कोई कार्य किया हो तो बता दीजिए। तो
छोटी मोटी जो एक चने की तरह जो जिसको हम ड्रिंक के तौर पे जो देने वाले सिस्टम होता है हम लोगों को ट्रीट किया गया है। यही हाल हमारे रिजर्वेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन का है। मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ तो कम से कम 1989 से तो मैं परिचित हूँ इस कोर्ट केस और इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि शुरू में उस समय का जो वर्ग था हमारा पढ़ लिखने में कमजोर था, पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब ये पॉलिसी थी कि रोस्टर जो थे मतलब रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जो नौकरी मिलने का जो क्राइटेरिया था तो उस समय ये कहते थे कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसलिए हमारी जो वैकेंसी थी वो जनरल में बढ़ गई। उसके बाद जब पढ़ने के पढ़ा लिखा वर्ग 80 से 90 के दौर में आने लगा तो उन्होंने वैकेंसी में रोस्टर निकाला और उसके बाद फिर और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आने लगे और उनके जो लोग रिटायर होने लगे तो फिर वो पोस्टल रोस्टर कर दिया। ये आप स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि वो हमेशा हमारे लोगों के हम लोगों को हक अधिकार नहीं मिले इसके लिए उनके प्लान चेंज होते रहते हैं। शुरू में DOPT जो पूरे इंडिया की पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो पूरे इंडिया के पॉलिसी इश्यूज मेमोरेंडम निकालती है। आपने देखा होगा शुरू में कि पहले हमारे जो लोग रिक्रूटमेंट में पास होके आते थे तो मेडिकल वगैरह होने के बाद मेडिकल अनफिट होते थे या कोई एक आध कैटेगरी में फेल होते थे तो उस समय ये पॉलिसी थी कि उसको ऑल्टरनेट कैटेगरी में अपॉइंटमेंट दिया जाए। मतलब अगर वो सेफ्टी कैटेगरी में रिक्रूटमेंट में प्रोसेस से आया हुआ है और मेडिकल और दूसरी में कैटेगरी में A1 से B2 में या B1 में पास होता है तो उस कैटेगरी में उसको जॉब दिया जाए, ये पॉलिसी। धीरे से इन्होंने सर्कुलर निकाल के उसमें जनरल लोगों को भी इंक्लूड कर दिया। ये पॉलिसी सिर्फ SC/ST OBC के लिए लागू थी, सबको कंबाइन करके पूरा एक क्लब कर दिया और हाल ही में 4-5 साल पहले वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर दिया। यानी हमारे लोगों का नुकसान, जो हमारे लोग मेहनत करके कंपटीशन में पास होके आते थे और सिर्फ वो मेडिकल के क्राइटेरिया के बेस पे अब उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ये आप बहुत सारे लोग जानते हो जो नौकरी पेशा है उनको पता है। तो साथियों ये सब चीजें, ये ऐतिहासिक बातें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ट्रेड यूनियन हमारा ये सारी रिसर्च करके बहुत हमारे समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने का कार्यक्रम करेगा। इसका सबसे पहला एजेंडा है पूरी तरह से भारत में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना और ये जो आर्टिकल हमने बताया 39B और C इसको फंडामेंटल राइट में शामिल करवाने की पूरी कोशिश करना। अब हमारा संगठन ये किस तरह से काम करेगा इसके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दे कि हमारे जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हमने करीबन 283 विंग है, 283 ऐसे महकमे हैं, डिपार्टमेंट है, यूनिट है जहाँ पर हम ये अपना ट्रेड यूनियन स्थापित करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट की हुई है। उसमें से प्राइमरी लेवल पे हमने 30 विंग आइडेंटिफाई किए, जिसमें पहला है रेलवे विंग, दूसरा है महानगर पालिका विंग, तीसरा है बैंकिंग विंग, चौथा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विंग, फिर पांचवा सेल टैक्स डिपार्टमेंट विंग, छठा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विंग, सातवां एजुकेशनल डिपार्टमेंट विंग, आठवां हॉकर्स विंग, नौवां इंश्योरेंस विंग, 10वां RTO विंग, 11वां एविएशन विंग, उसके बाद पोर्ट्स विंग, सेक्रेटरीट विंग जो मंत्रालय आपके हर स्टेट के होते हैं, पोर्ट्स विंग, विंग डिवीजन विंग, शिपिंग कॉर्पोरेशन विंग, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट विंग, हॉस्पिटल विंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट विंग, होटल विंग, टैक्सी विंग, ऑटो रिक्शा विंग, सफाई कर्मचारी विंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर विंग, एनफोर्समेंट विंग, फार्मर्स विंग, मिल्कमैन विंग एंड फिशर विंग। इस तरह के और कई बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर इस ट्रेड यूनियन की जरूरत है और हमने उसमें बनाने का ये प्रस्ताव रखा है। पूरे इंडिया में इस तरह के कमेटी बनाने के कार्य पर लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम इसके पहले और आपको बता दें कि पूरे भारत से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हम लोगों के के माध्यम से। हमें हर स्टेट से लोग निमंत्रित करते हैं संगठन की जानकारी के लिए और गठन के लिए। इसके शिमला में हम लोग सबसे पहले गए थे, चंद्रपुर और नागपुर। वहाँ पर हमारे डॉक्टर राकेश रावपुरे उन्होंने कन्वीनर नॉमिनेट किया। नागपुर और चंद्रपुर के काफ़ी लोग गवर्नमेंट और नॉन
पर कमिटीज बनाने का कार्य पूरी तरह से शुरू है। मेंबरशिप की रसीदें हमने छाप के हर जगह बांटना शुरू कर दिए हैं। करीबन 25,000 मेंबरशिप हमने ऑलरेडी बांट चुके हैं और हर जगह जाते वहाँ मेंबरशिप की रसीदें देके आप लोग कमिटी बनाने के लिए मुहैया कराते हैं। रेलवे की भी ऑलरेडी हमारी 80% कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे जो पोर्ट विंग के ट्रेजरर हैं पुणे साहब, उन्होंने भारत के 12 या 14 पोर्ट है, उस पोर्ट में सब बातचीत हो चुकी है और आधे से ज़्यादा पोर्ट कवर करके पोर्ट विंग की तैयारी हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कई लोग हमारे पास आए थे, नागपुर के और पुणे के और बॉम्बे के। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पूरे भारत में 40 यूनिट से उसकी कमिटीज बनने का काम कर रहे हैं। टीचर्स पूरे भारत के पूरी तरह से बसे ढूंढ के आ रहे हैं हमारे पास। तो टीचर्स विंग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट विंग के नाम से हम बना रहे हैं, जिसमें पंजाब बठिंडा से भी लिस्ट आई हुई है हमारे पास, पुणे से, महाराष्ट्र से, नागपुर से, सब जगह से लोग संपर्क में हैं। तो साथियों, इसका एक ट्रेड यूनियन का सेटअप ऐसा रहेगा कि हमारा जो सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी के अंदर में हर विंग की हेड एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी। वो हेड एग्जीक्यूटिव कमेटी उस विंग की सीईसी रहेगी, सुप्रीम बॉडी रहेगी। मतलब सेंट्रल कमेटी के अंदर में हेड एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें हर स्टेट के 2-2 लोग हम नॉमिनेट करेंगे कन्वीनर के तौर पर। उनकी जिम्मेदारी हम लगाएंगे कि हर स्टेट के 2 लोग उस स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाएंगे और उन डिस्ट्रिक्ट के 2-2 लोगों की जिम्मेदारी होगी वो उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी तहसील और वार्ड से उनकी कमेटी बनाएंगे। जोन मतलब हेड कमेटी, उसके अंदर में जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके अंदर में डिविजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके अंदर फिर ब्रांच एग्जीक्यूटिव कमेटी और ब्रांच के अंदर सब ब्रांच। ये पूरा सेटअप है। अल्टीमेटली नेटवर्किंग का कार्यक्रम है पूरे भारत में और हर डिपार्टमेंट के लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है एक परिवार की तरह। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर विंग बनती है, मसला आपको एक एग्जाम्पल बता दें, तो हर स्टेट के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी दूसरे स्टेट के कर्मचारी के संपर्क में रहेंगे। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो यहाँ पर इनको मालूम पड़ेगा और यहाँ क्या हो रहा है वो वहाँ मालूम पड़ेगा। इस तरह से पूरे भारत के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विंग के लोग एक दूसरे के संपर्क में फैमिली की तरह रहेंगे और जब भी कोई बड़ा मसला लेके हमको संसद के सामने जाना है, पार्लियामेंट के सामने या बड़े पैमाने पे कोई आंदोलन या धरना करना है, तो ये काफी बड़ी तादाद में आपके साथ एक ताकत मिल जाएगी। इसी प्रकार रेलवे तो पूरे इंडिया में ऑलरेडी बना हुआ नेटवर्क है। जोन वाइज कमेटी उनकी बनती है पूरे इंडिया में, करीबन 25 जोन है आज की तारीख में और हर जोन की एक कमेटी बनती है। जोन के अंदर में जितने डिवीजन है उसकी कमेटी बनती है, डिवीजन के अंदर जितनी ब्रांचेस है उसकी कमेटी बनती है। वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड सेटअप है, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बैंकिंग का भी एक विंग है। बैंक के सारे भारत के जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इससे भाईचारा निर्माण होगा। इससे आंदोलन की गतिविधि को, आंदोलन की गति को काफी तेजी मिलेगी, काफी स्पीड मिलेगी, जिससे कि हम अपने हक अधिकार और जो उद्देश्य है उसको हासिल करने में काफी हम लोगों को आसानी रहेगा। तो ये ट्रेड यूनियन का पूरा आपको संक्षिप्त में जानकारी जो हमारा ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम करना चाहते हैं, करना जा रहे हैं और इसमें आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि इनको भी हमारे साथ हमारे विचारों से सहमत है, हमसे जुड़ने के लिए वो इच्छुक है, वो आप बिल्कुल बेशक जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम मेंबरशिप की रसीदें लाए हैं वो आप लेके हर ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम किसी भी ब्रांच को बनाने के लिए कम से कम 50 का क्राइटेरिया रखा है। हमें 50 की मेंबरशिप होनी चाहिए और इस प्रकार से आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्रेड यूनियन काम करेगा। अब रही टेक्निकल बातें, कुछ बताना चाहूँगा कि ये बाउंसर के हमारे लोगों के लिए तो अल्टीमेटली काफ़ी एक बहुत बड़ा ताकत बनने का काम करेगा। ट्रेड यूनियन जो है ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर्ड होने की वजह से हमारे जो इस ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ता हैं वो कमेटी बनेगी, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन का दर्जा मिलेगा, जिससे कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को डिपार्टमेंट में जो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट में इंक्वायरी या एक्यूज किया जाता है, हमको फ्रेम किया जाता है कुछ चार्जेस में या जानबूझ के ट्रांसफर किया जाता है, पनिशमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ों से रोक लग सकती है इस ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता बदले से। दूसरा, इस ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम शुरू में फिलहाल हमें चलो रिकग्नाइजेशन मिलने की थोड़ी देर लग सकती
जैसा भी ट्रेड यूनियंस है उनसे हम तेजी से आगे निकल सकते हैं। अगर हमारी मेंबरशिप उनके रिकॉग्नाइजेशन के लेवल पे पहुंच जाती है तो हमको भी उस डिपार्टमेंट में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, वो भी हमारा टारगेट है। लेकिन हमारा सबसे पहला और प्राइम टारगेट ये है कि भारत में प्राइवेटाइजेशन को रोक लगाना। उसके एक दो डीमेरिट यानी जो बुराइयां हैं वो आपको बता दें कि भारत में सफाई कर्मचारी सबसे निचले तबके का वर्ग कहलाया जाता है और आज की तारीख में भारत में प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सबसे बड़े अगर कोई नुकसान हुआ है जिसका जिस वर्ग का वो है सफाई कर्मचारी। पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट में प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह से उनको नकारा गया है और नौकरियां उनकी खत्म कर दी गई है प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में। और सफाई कर्मचारियों का शोषण आज की तारीख में कुछ सरकार करवा रही है। मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि हमारे रेलवे में सफाई कर्मचारी का जो वर्ग है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है रिटायरमेंट के माध्यम से और नया रिक्रूटमेंट बंद कर रखा है। हमारे भारतीय रेलवे की कैडर की करीबन 1990 में 28 लाख थी, आज वो आपके अटक गई है 14 लाख है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का मोटिव क्या है, मोटिव क्या है। आपको रोजी रोजगार देने का कोई मकसद नहीं है उनका, आपका शोषण करने का मकसद है। तो ये सफाई कर्मचारी के बारे में बता रहे थे हम कि जो सफाई कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में 15,000 20,000 सैलरी कमाता था, सारी सुविधाएं मिलती थी, उसका आज ये हाल है कि हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर को गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया हुआ है कि आप उनको 6,000 या 8,000 या 9,000 की सैलरी का लमसम अमाउंट फिक्स किया है, इतना अमाउंट देके आप हमको हायर कॉन्ट्रैक्ट रखो और साफ सफाई करवा के उनको उतना पेमेंट दे दो। लेकिन अब ये शोषण का जरिया ये है कि वो स्टेशन मास्टर हर आदमी ईमानदार नहीं होता है, हर आदमी कमाने के चक्कर में उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हर चीज से कट मारना सोचता है। तो यहाँ नतीजा ये हुआ है कि जो सफाई कर्मचारी है उसको 9,000 मिलना चाहिए, 8,000 मिलना चाहिए, उसके बजाय सिर्फ 3,000 या 1,500 रुपये दिया जाता है। अब आप सोचिए कि 3,000 या 1,500 में सफाई कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। ये किसी सरकार के ध्यान में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सारी सरकारें जानती है। सरकार के बारे में हम ये भी बताते हैं कि जितने भी लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का आदमी लेबर इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री में जाके वो कर्मचारी के हक के लिए कोई काम करता है तो हमें नहीं करता है। इसके भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे। अभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पे है, हमारे पास इनिशियली जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ 4-5 महीने पहले महाराष्ट्र के बॉर्डर का एक गाँव है गलासरी, जहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर थी। वहाँ एक कंपनी का मालिक एक गुजराती है, बलारिया मेडल कंपनी करती है। उसने एक साथ 450 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब वो सारे अनोवेयर सेक्टर के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। सेठ का कहना है कि मुझे गुजराती लोग चाहिए, महाराष्ट्र लोग नहीं चाहिए। अब उस चक्कर में बेचारे 450 लोग आज बेरोजगार हो गए। 3-4 महीने से हम लोग मसला लेबर कमिश्नर तक लेके गए, लेकिन लेबर कमिश्नर और लेबर इंस्पेक्टर सब मिले हुए थे। हमको फिर 10/1 में वो केस लेबर कमिश्नर में अप्रोच करके अब उसका अल्टीमेटली CCID जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल होती है उसको केस करके हम उनका आगे ले जा रहे हैं। इसी प्रकार से शिवसेना जो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, ये आप जानते होंगे पॉलिटिकल पार्टी है रीजनल लेवल की, उस पार्टी के एस्टैब्लिश यूनियन महाकाली कामगार यूनियन से यूनियन है जो मानगांव में है, वहाँ पर पोस्को स्टील करके एक कंपनी है हुई है। उस कंपनी में जो लोग हमारे काम करते थे उनको वहाँ का जो ब्राह्मण मैनेजमेंट है, HRD मैनेजर है, उसने उनको हटा दिया। मतलब हर जगह आज की तारीख में राजाशाही लागू है, राजाशाही कायम है और लेबर इंस्पेक्टर और लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कमिश्नर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है। या पूरे आपको मंच पे से कह रहे थे क्योंकि हम जाके उनसे डील करते हैं, देखते हैं उनकी मेंटालिटी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि वो कोई कुछ नहीं। इवन ये पोस्को इंडस्ट्रीज का मैटर तो ऐसा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट का महाराष्ट्र का मंडल है, एक बोर्ड है, बोर्ड की गाइडलाइंस है कि इनको काम पे रखना है। उसके बावजूद वो बंदा उसकी हिम्मत है उसकी देखे कि वो उनको रखने से मना कर रहा है। और जो यूपी बिहार से जो आया हुआ लॉट है, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग है हमारे यूपी बिहार के भाई, उनको फैक्ट्री के अंदर ताला बंद करके रखवा था और वहाँ उनसे काम करवाते हैं गुलामों की तरह। अब इससे ज़्यादा शोषण की बात है आपको क्या होता है। तो ये अल्टीमेटली हमारा और आपका हमारे पूरे जनरेशन का मामला है, जनरेशन की आज़ादी का ये मामला है, जनरेशन के आर्थिक और मानसिक विकास का मामला है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया
है और इस ट्रेड यूनियन के गठन में आप सभी हमें सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा और आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आपको प्रश्नोत्तरी का मौका मिलेगी। किसी को कोई प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं, हम बातचीत करेंगे, जारी रखेंगे। और आप सभी ने मुझे यहाँ पर अपनी बात कहने का और रखने का मौका दिया। यहाँ के ऑर्गेनाइजर राहुल जी, डॉक्टर कुमार, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी ने मेरी बात शांति से, ध्यान से, दिल से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय मुनिवासी, जय भारत।